शुरू हुआ सफर आज नए गीतों की मधुर धुन में, ज्ञान की तरंगे बहे सुबह दोपहर रात में। विद्यालय मॉर्निंग साज सुनो सब मिलके आज, दिल से दिल का विद्या का मिलन हो यहाँ पर आज। सुनते रहिए विद्यावाणी। ज्ञान की तरंगों का सफर विद्यालयवाणी। ज्ञान की तरंगों का सफर विद्यालयवाणी। नमस्कार, स्वागत है सभी श्रोताओं का केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के रेडियो चैनल पर। आप सुन रहे हैं ज्ञान की तरंगों का सफर विद्यालयवाणी और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांजलि। और मैं हूँ जानवी। आज हम आपके साथ 60 मिनट बिताने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे हमारे विद्यालय की ताज़ा अपडेट्स, छात्रों की कहानियाँ और बहुत कुछ। बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले हमें अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदय से जानेंगे रेडियो चैनल ज्ञान की तरंगों का सफर विद्यालयवाणी का आरंभ और इसका महत्व। ज्ञान की तरंगों का सफर विद्यालयवाणी रेडियो चैनल केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं द्वारा शुरू किया जा रहा है, ताकि विद्यालयों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को एक मंच पर लाया जा सके। इस चैनल का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में संवाद और जानकारी का आदान प्रदान करना है। चैनल के माध्यम से हम विद्यालय की गतिविधियां, शैक्षिक प्रगति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह चैनल छात्रों को आत्म अभिव्यक्ति का एक नया अवसर प्रदान करेगा, जिसमें वे अपनी प्रतिभा, विचार और अनुभव साझा कर सकते हैं। यह चैनल विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच एक मजबूत संवाद स्थापित करेगा। यह एक ऐसा मंच होगा जहां विद्यालय की खबरें, कार्यक्रम और गतिविधियां सीधे YouTube चैनल से सुन सकेंगे। इस चैनल पर कैरियर गाइडेंस और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगा, जिसमें छात्रों को जरूरी जानकारी और मार्गदर्शन मिलेगा। इससे उनकी जागरूकता और समझदारी बढ़ेगी। यह चैनल छात्रों को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। वे गाने, कविता, कहानियाँ और अन्य प्रस्तुतियाँ साझा कर सकेंगे, जिससे उनकी आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की कौशल में सुधार होगा। यह चैनल विशेष शिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक टिप्स और प्रेरणादायक वार्तालाप प्रसारित करते रहेंगे, जो छात्रों की पढ़ाई में मदद करेगा और उनके लिए शिक्षा को और भी प्रभावशाली बनाएगा। इस चैनल पर रोजमर्रा की गतिविधियां का आयोजन और विशेष तिथियां रेडियो चैनल पे नियमित रूप से अपडेट की जाएंगी, जिससे हर कोई नवीनतम जानकारी से अवगत रह सकेगा। अंत में, ज्ञान की तरंगों का सफर विद्यालयवाणी रेडियो चैनल केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह चैनल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नए विचार और संवाद को बढ़ावा देगा, बल्कि विद्यालय समुदाय के बीच एक सशक्त और प्रेरणादायक संबंध भी स्थापित करेगा। धन्यवाद। रेडियो चैनल ज्ञान की तरंगों का सफर विद्यालयवाणी के आरंभ के लिए आपका धन्यवाद महोदय। इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से हमारे विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम उठाया है, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। सुनते रहिए विद्यावाणी। नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और मेरा नाम प्रांजलि है। हम केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं कक्षा 9वीं की छात्राएं हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश के बहुत ही काबिल IAS ऑफिसर श्री
आबिद हुसैन सादिक जी के साथ हैं, जो वर्तमान में जिला बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर हैं। श्री आबिद हुसैन सादिक भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के अधिकारी हैं। मैं इनका तहे दिल से हमारे रेडियो चैनल ज्ञान की तरंगों का सफर विद्यालय वाणी में स्वागत करती हूँ। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सर, क्या आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में अपने सफर के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैंने बी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है एनआईटी श्रीनगर से। उसके बाद मैंने एमबीए फाइनेंस में किया है। उसके बाद ड्यूरिंग माय एमबीए डेज ओनली मेरी कैंपस सिलेक्शन हो गई थी। मैं कंप्यूटर इंजीनियर लगा था जेके बैंक में। तो आई वाज वर्किंग एज ए कंप्यूटर इंजीनियर। जब एक बार कुछ इंसिडेंट हुआ कि मेरे को लगा कि नो, आई कांट डू दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम थ्रू आउट माई लाइफ। एक ही जगह बैठ के प्रोग्राम बनाना शायद मेरे से ना हो पाएगा। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम अदर वेंचर्स कि मैं और क्या कर सकता हूँ जो इससे बेहतर हो सकता है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर एवेन्यूज। तो मुझे लगा कि यूपीएससी जो है एक अच्छा ऑप्शन है मेरे लिए। तो मैंने तैयारी शुरू की। और आई एम बेसिकली फ्रॉम श्रीनगर। तो वहाँ पर उन दिनों हालात बहुत ख़राब थे। इट वॉज वे बैक इन 2010। तो वहाँ पर कर्फ्यू के हालात थे, इंटरनेट वॉज डाउन, द न्यूज़ पेपर वर नॉट कमिंग। तो बड़ी मुश्किल से उन दिनों तैयारी हुई। तो घर बैठे ही आई थिंक आई वॉज द ओनली वन अमंग द बैच ऑफ 180 जो आईएएस में आए जिसने कोचिंग नहीं ली थी। कोई भी फॉर्मल कोचिंग मैंने नहीं ली थी। मैंने during my preparation days I used to go to the office in the morning and come back in the evening। तो मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस जाने के बाद पढ़ता था। नॉर्मली इस परीक्षा के लिए, इस एग्जाम के लिए जो है आपको लोग कोचिंग लेते हैं, 2-2 3-3 साल एक जगह बैठ के पढ़ते हैं। बट मेरे को वो ऑप्शन नहीं था बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन ए जॉब। तो मैं वो जॉब छोड़ नहीं सकता था फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने जॉब भी कंटिन्यू की और प्रिपरेशन भी कंटिन्यू की। और फाइनली विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई क्वालिफाइड दिस एग्जाम। धन्यवाद सर। सर, क्या सर आप हमें मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं कैसे हम माध्यमिक स्तर से ही अखिल भारतीय सेवाओं की तैयारी करना प्रारंभ कर सकते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जब हम ये एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले बताया जाता है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स जो है 7 से ही पढ़ना शुरू करें ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस। तो ये सारी सब्जेक्ट्स जो है ये हम 7th की ही एनसीईआरटी से शुरू करते हैं पढ़ना। तो आप लोग क्योंकि बिकॉज यू आर एट द राइट एज, अगर आप इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हो तो जो आपकी अपनी बुक्स हैं पहले तो उनको अच्छे से पढ़ें। जो आपकी बुक्स हैं चाहे वो सीबीएसई की है या एनसीईआरटी की है, उनको अच्छे से पढ़ें। उनको अपने पास ही रखें, उनको फिर आगे देना किसी को, बिकॉज दीज बुक्स विल हेल्प यू। जब आप प्रिपरेशन अच्छे से शुरू करोगे फिर आपको इनको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपकी एज है, इट्स द वेरी वेरी राइट एज फॉर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। तो आप अभी जो है या तो द हिंदू एक न्यूज़पेपर आता है या इंडियन एक्सप्रेस आता है, तो इन दोनों पेपर में से एक पेपर आप डेली पढ़ना शुरू करें। आई विल रिकमेंड, क्योंकि मैं इंडियन एक्सप्रेस सबसे मतलब 6ठी क्लास से भी पढ़ता रहता था तो मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता रहता था। अभी भी आज की डेट में भी जब तक मैं सुबह पेपर ना पढूं तब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक अपनी आदत बना लीजिए कि अपना एक जो न्यूज़पेपर है आपका, या तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, ये पढ़ना शुरू करें। और जो आपकी अपनी अभी एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो मैंने अभी बोली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी बुक्स आप अच्छे से पढ़ें। और अभी दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि अभी आपको 11th-12th में अगर आपको फिर आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो वो फिर डिपेंड करेगा कि आप आगे, क्योंकि इसमें यूपीएससी में यू हैव टू टेक एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल। तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट की तरफ है वो फिर आप आगे डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आज की डेट में आप अपनी बुक्स एनसीईआरटी की और अपने न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़ो, अभी तो वो सफिशिएंट है। फिर जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप एड ऑन करते जाएंगे और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी पढ़ेंगे, तो वो आगे की बात है। अभी इतना काफी है। धन्यवाद सर। क्या आप अपने बचपन की कोई कहानी साझा कर सकते हैं? बचपन हमारा was in a lot of turmoil। श्रीनगर was, जब हम पैदा हुए और जब हम बच्चे थे तो उस वक्त बड़े हालात खराब थे वहाँ पर। मिलिटेंसी was at its peak, टेररिज्म was at its peak। तो घर से निकलना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मुझे याद है जब
एक बार हम 2 भाई थे, तब तो 2 थे। तो हम स्कूल से वापस आ रहे थे। आई गेस इन 7th और 8th क्लास, और मेरा 1 साल छोटा भाई है। हम स्कूल से वापस आ रहे थे, तो हमने देखा कि दरवाज़ा जो है हमारा खुला हुआ है। हमारे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वहाँ से मतलब लोग सारे वहाँ घुस रहे हैं। कुछ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, रोने की आवाज़ें आ रही है। तो somebody told me कि यार मतलब एक्चुअली हुआ क्या था कि मोहल्ले में किसी की डेथ हो गई थी। ही गॉट शॉट, उसको एक फायर लगा था। तो क्योंकि हमारा घर थोड़ा बड़ा था, तो वो वहाँ उन्होंने तो उसकी बॉडी रखी हुई थी। तो दैट वाज, क्योंकि हमें बोला गया कि अंदर जो है डेथ हो गई है, तो हमें लगा कि हमारे किसी परिवारजन की हुई है। तो वो शॉक जो है वो उस टाइम हमें लगा, आई जस्ट फेंटेड। तो मेरे ब्रदर ने फिर मुझे उठाया, और वो शॉक जो है अभी भी मेरे दिमाग में। आपने जब अभी पूछा तो मुझे बचपन की वही एक मेमोरी याद आई। कोई अच्छी मेमोरी याद नहीं आई, सॉरी। तो वो एक मेमोरी मुझे याद आई कि दैट वाज अ ट्रेजिक मोमेंट। तो फिर वो शॉक अभी भी मेरे दिमाग में वो था, बिकॉज वी हमारा बचपन जो है उसी टर्मोइल से गुजरा है। एंड दैट टर्मोइल वाज, मतलब आज इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, मैं भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि उस टर्मोइल से हम निकल के आज मैं इस चेयर पर बैठा हूँ। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्रेस। सर, एक छात्र होने के रूप में हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे चिंता, घबराहट, अवसाद, लेकिन हमारा समाज इसे गंभीरता से नहीं लेता। तो सर, कुछ उपाय बताएं कि इसे कैसे निपटा जाए। देखिए, ये आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। जब मुझे याद है जब हम पढ़ा करते थे अपने बचपन में, तो हम यूं ही स्कूल से आते थे, अपना बैग फेंक के वी यूज्ड टू गो टू प्ले। तो हम खेलने जाते थे, क्योंकि ज़्यादा इतना होमवर्क नहीं होता था और बड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर होता था। घर में भी ज़्यादा पुश नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में कंपटीशन इतना टफ हो गया है, द स्ट्रेसेस आर सो हाई कि हमारे बच्चे आजकल, उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता, खेल कूद के लिए टाइम नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी न किसी एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में रहते हो, तो आपका जो है आपका स्ट्रेस वहां से निकल जाता है। लेकिन जब आप स्कूल से आते हो और फिर आपको होमवर्क करना पड़ता है, फिर कभी कभी ट्यूशन लेने पड़ते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है, तो वो स्ट्रेस आज के बच्चों में है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। बट इसका उपाय यही है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। अपने लिए या तो योगा, या कोई स्पोर्ट्स, या कोई फिजिकल एक्टिविटी, जो भी आप कर पाए उसमें थोड़ा सा आपका, अगर आप देखोगे, बिकॉज मेरा हमेशा से ये रहा है कि अभी भी आज की डेट में भी मैं कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, चाहे कोई स्पोर्ट या कोई भी योगा, मेडिटेशन करता रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो काबू में रहते हैं। क्योंकि आजकल चाहे वो जॉब हो या एजुकेशन हो, द स्ट्रेस लेवल्स आर ऑफ द चार्ट। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी अपने उस स्ट्रेस को मैनेज करना। आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए ये भी चिंता है कि आपको भी अपना करियर बनाना है। तो आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको अपने साथ रखें। अपना एक टाइम टेबल बनाएं। एक्चुअली क्या होता है कि हम नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में हैफेजर्टली सारा कुछ करते हैं, कि हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता। हम जो है आए, फिर कभी कभी वहाँ से आके पढ़ा, कभी वहाँ से आके खेला, वैसा नहीं करना। आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि ये मेरा टाइम टेबल है, इतने बजे मैं उठूंगा, इतने बजे मैं स्कूल जाऊंगा, इतने बजे मैं वापस आऊंगा, फिर ये मेरा खेलने का टाइम है, ये मेरा फिर रिलैक्सेशन का टाइम है, फिर मैं ये टाइम मेरा एंटरटेनमेंट का है, ये स्पोर्ट्स का है, ये मेरा पढ़ने का टाइम है। अगर आप पूरा वो टाइम टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे, तो फिर आप देखेंगे अगर जब आप उसको टाइम टेबल को फॉलो करोगे, फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। जब एक बार वो आपकी हैबिट बन गई, तो उसके बाद आप उसको आराम से जो है आप अपना जो स्ट्रेस है उसको काबू में कर सकते। धन्यवाद सर। हमने सुना है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। बताइए कि पढ़ाई के साथ खेल कूद का सामंजस्य कैसे बनाए जा सकता है। देखिए, मैं अगेन पिछले क्वेश्चन का ये एक्सटेंशन है कि हम, जैसे मैंने बोला कि मेरा हमेशा से ही स्पोर्ट्स, जब मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में तब भी करता था। क्योंकि जैसे मतलब ये बोला जाता है, आपको स्कूल में भी बोला जाता है कि यार फिट माइंड वही होता है जहाँ फिट बॉडी होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। अभी 2020 की मैं कल ही एक रिसर्च देख रहा था जिसमें ये बोला गया है कि जितना बंदा मोटा होता जाता है उसकी जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो कम होती जाती है, उतना वो कम सोच पाता है, उतना वो कम एनालाइज कर पाता है। तो आपने अपना वेट मेंटेन करने के लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है। कोई ना कोई स्पोर्ट आप लीजिए जो जिसमें भी आपकी रुचि हो, या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो, या योगा हो। इन तीनों में से, जैसे मैंने पहले भी बोला ना, आप कोई भी एक्टिविटी लो और जब भी आपको टाइम मिले तो उसको जरूर करें। तो ताकि आपका जो, एक तो वो आपकी हॉबी हो जाती है, आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करना,
स्पोर्ट्स या जो भी आपका इंटरेस्ट की चीज़ है या हॉबी है, इवन यू मे टेक डांसिंग, यू मे टेक सिंगिंग, आप कोई भी आर्ट ले सकते हो, कोई पेंटिंग करता है अपने रिलैक्सेशन के लिए, तो कोई भी एक्टिविटी आप लेकर अपने आप को जो है वो एक फिक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि फिर वही एक चीज़ करनी है, अनलेस कि आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हो उस एक्टिविटी में, तो आप उसको एक हॉबी बना के रखिए और अपना एक डेडिकेटेड, जैसे मैंने बोला, टाइम उसको दीजिए और उससे जो है आपका, आप देखेंगे you will be able to relax and you will be able to concentrate more on your studies after that activity. धन्यवाद सर। सर, अंत में कृपया करके केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के छात्रों के लिए कुछ संदेश अवश्य दें। तो मेरा संदेश यही रहेगा आपके केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के छात्रों के लिए कि जो है अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले, आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको सीरियसली ले और जो आपका होमवर्क है उसको अच्छे से करें, बट साथ में जो है जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, पहले तो आप अपना एक एम चुनिए, उस एम के लिए आप फोकस्ड रहिए। ये नहीं है कि आज एक एम बना लिया, कल उसको शिफ्ट करके गोल पोस्ट भी चेंज कर दिया, तो फिर वो वैसी चीजें मुश्किल हो जाती है आपको संभालना। पहले अपना एम बना लिया, उसके लिए फोकस रहिए। फिर देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ये अक्सर आपको अपने टीचर्स बोलते होंगे, लेकिन ये सच बात है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको एक ग्राइंड के थ्रू जाना पड़ता है, आपको हार्डवर्क करनी पड़ती है, डेडिकेशन आपको चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात परसिवरेंस होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 1 महीने के लिए कर पाते हो, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लेकिन वैसा नहीं होना है। आपको अपना टाइम टेबल है, अपना शेड्यूल है, उसको मेंटेन करिए और अपना जो ये फोकस है, गोल है, उसकी तरफ देखते रहिए और अर्जुन की आंख, मछली की आंख जो है उसकी तरफ फोकस रहिए और साथ में मेहनत करनी है। जो भी गोल आपको अचीव करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स, एजुकेशन, आर्ट, जो भी है, उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, एक फोकस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। मेरा यही है संदेश रहेगा कि आप जो है अपना मेहनत करते रहिए अपने गोल के प्रति, अपना फोकस्ड रहिए अपने गोल के प्रति और आई होप एंड प्रे कि ये जो है सभी छात्र जो आपके घुमारवीं के हैं, इनके वो जो भी चाहते हो बनना, वो जरूर बनेंगे, अगर वो अपना जो एम और फोकस जो मैंने डेडिकेशन के साथ और मेहनत के साथ करेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमारे सवालों का जवाब देने के लिए समय निकाला। हमें आपके विचार जानकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एंड हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, स्पेशली आप दोनों के साथ हैं कि आप और ज्यादा तरक्की करें और कभी ऐसा हो कि हम वहां पर बैठे हो और आप इस चेयर पर बैठे हो, हम आपसे मिलने आए। ठीक है, धन्यवाद। सुनते रहिए विद्यालयवाणी। प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं देशभक्ति के ऊपर छठी कक्षा की छात्रा शिवांजलि की कविता। नमस्कार, मेरा नाम शिवांजलि है। मैं कक्षा छठी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं चुलबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तो फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद। कितनी प्रेरणा भरी कविता थी। इसको सुनकर तो मेरे अंदर भी देशभक्ति जाग गई। सुनते रहिए विद्यालयवाणी। आइए अब सुनते हैं विद्यालय की ताज़ा खबरें। दोस्तों, हमारे विद्यालय में कुछ खास घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले बड़े ही गर्व की बात है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और हमारे शिक्षक भी किसी से कम नहीं है। हाल ही में राजभाषा समिति बिलासपुर द्वारा आयोजित आशु भाषण प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय के संगीत शिक्षक डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमें गर्व है कि हमारे स्कूल की अंडर 14 छात्राओं ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम और अंडर 17 छात्राओं ने क्षेत्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
वाह, यह तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमारे विद्यालय की कक्षा 6ठी की छात्रा शिवांजलि ने राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी दिवस 2024 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा आयोजित ऑनलाइन नारा लेखन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए उसे बहुत बहुत बधाइयाँ। और हाँ, हमारे विज्ञान विभाग के इंस्पायर्ड अवार्ड में एक आइडिया बॉक्स प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें बच्चों ने टेक्नोलॉजी में बदलाव करके हमारे जीवन को बेहतर बनाने के कई सुझाव दिए हैं। सुनते रहिए विद्यालयवाणी। प्रांजलि, क्या तुम्हें पता है ये कौन सा महीना चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। यह अगस्त का महीना चल रहा है। अच्छा, तो इस महीने की सबसे खास बात भी पता होगी। इस महीने की 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये बात तो सबको पता है। फिर तो इस अवसर पर हमारे विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियाँ आयोजित होंगी। हाँ बिल्कुल, तो आइए स्वागत करते हैं हमारे ही विद्यालय की छात्राओं का, जो एक समूह गीत लेकर प्रस्तुत हुई हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय
हम बात करेंगे हमारे एक प्रमुख शिक्षक के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं आदरणीय रिंकू कुमार, जो हमारे हिंदी के शिक्षक हैं। नमस्कार रिंकू सर, क्या आप हमें अपने शिक्षण अनुभव के बारे में कुछ बता सकते हैं? नमस्कार। हिंदी भाषा के प्रति मेरी गहरी लगन है, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा भी है। विद्यार्थियों को हिंदी में रुचि पैदा करना और उन्हें भाषा की सुंदरता से परिचित कराना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह मेरा कर्तव्य भी है। मैं एक अनुभवी शिक्षक हूँ। मेरे पास शिक्षण के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है। मैंने छात्रों को कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ाया है और पाया है कि प्रत्येक छात्र की अपनी शैक्षिक ज़रूरतें, शैलियाँ और रुचि होती है। मेरी शिक्षण शैली छात्र केंद्रित होती है, जहाँ मैं छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता हूँ और उन्हें अपने प्रश्न पूछने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मैं व्यवहारिक उदाहरणों और गतिविधियों का उपयोग करके जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने का प्रयास करता हूँ। मेरा मानना है कि शिक्षा छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं अपने छात्रों को न केवल भौतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता हूँ, बल्कि उन्हें जीवन कौशल और मूल्य भी सिखाने का प्रयास करता हूँ, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी कक्षाओं में हमें बहुत मज़ा आता है सर। क्या आपके पास कुछ खास टिप्स हैं जो आप बच्चों के साथ साझा करना चाहेंगे? ज़रूर। हिंदी को बेहतर समझने के लिए नियमित रूप से पढ़ना और लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कहानियों और कविताओं का अध्ययन भी भाषा की समझ को बढ़ाता है। जब आपकी रुचि कहानी और अन्य साहित्य पढ़ने में होगी, तब आपको हिंदी भाषा बहुत मज़ेदार लगने लगेगी और आपको उसको सीखने में आनंद महसूस होगा। आपके अंदर पढ़ने की आदत विकसित होगी और अब आपको पढ़ना कोई कार्य नहीं लगेगा, बल्कि आपको पढ़ना बहुत पसंद होगा। हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने और हमें मार्गदर्शन देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं विद्यालय के विद्यार्थियों की पसंद का गाना। आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो गीतों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक
दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। अब हम बात करेंगे हमारे कुछ छात्रों के अनुभवों के बारे में। हमारे साथ हैं एंजल और शौर्या, जो हमें अपने स्कूल जीवन के अनुभव बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम एंजल ठाकुर है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। स्कूल में मेरे लिए सबसे खास चीज़ मेरे दोस्त और हमारा समूह कार्य है। मुझे स्कूल की कक्षाएं और प्रोजेक्ट्स में बहुत मज़ा आता है और मुझे खेलकूद में बहुत आनंद आता है। मेरी मनपसंद खेल वॉलीबॉल है और मेरे प्रिय शिक्षक श्री अश्विनी सर हैं। नमस्कार, मेरा नाम शौर्य चौहान है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मुझे पेंटिंग और खेलकूद बहुत पसंद है। स्कूल की पेंटिंग प्रतियोगिताओं में मुझे भाग लेना बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्रिय शिक्षक श्री धीरज सर हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आप दोनों हमारे साथ कोई यादगार पल शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मुझे हमारे वार्षिक खेलकूद समारोह का दिन याद है। वहाँ पर सभी खेलों का आयोजन बहुत शानदार था। और मुझे मेरी कला प्रदर्शनी का दिन याद है। सभी छात्रों की कला देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे अपने साथियों के अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब सुनते हैं स्वतंत्रता सेनानी की बलिदान की कहानी कक्षा 9वीं की छात्रा ममता की जुबानी। परदेसी है बात ना पूछो, कैसे हम आज़ाद हुए। कितनी माँ की गोद लुटी, कितने घर बर्बाद हुए। हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान लुटा दी और बदले में दे दी हमको ये पावन आज़ादी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, उपस्थित अभिभावकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं अभिनंदन करती हूँ। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वो दिन है जिसकी बदौलत देश के हर कोने में शान से तिरंगा लहरा रहा है। एक ऐसा दिन जो जुल्म और गुलामी के खिलाफ लड़ना सिखाता है, हमें आज़ादी की कीमत का एहसास कराता है। 15 अगस्त हमें हर उस योद्धा की, हर उस वीर सपूत की याद करवाता है जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए, अपने खून की नदियां बहाई, अपनी जान न्यौछावर करते हुए खून की होली खेली, पर अपने लक्ष्य पर अटल रहे। उनकी इसी अटल वीरता, अदम्य साहस और विश्वास के कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश अंग्रेजों द्वारा डाली गई जंजीरों से मुक्त हो सका। इनके बलिदान, त्याग, देश के प्रति मर मिटने के जज्बे को किसी ने शब्दों में खूब लिखा है। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों के प्रताड़ना का स्तर क्या था? क्या देखा है रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है वो मंजर, बच्चों का भूखा मर जाना? कहने को धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। सूरज तो उगता था हर दिन, पर हर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पावन पर्व मनाते घर घर के दीपक निकलते थे, लौट ना पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। तो दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा और सुनते रहिए ज्ञान की तरंगों का सफर विद्यालय वाणी। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषयों और दिलचस्प बातों के साथ। धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। अलविदा, बाय बाय। शुरू हुआ सफर आज नए गीतों की मधुर धुन में, ज्ञान की तरंगे बहे सुबह दोपहर रात में। विद्यालय मॉर्निंग साज सुनो सब मिल के आज, दिल से दिल का विद्या का मिलन हो यहाँ।